interdisciplinary branch where we apply mathematics, principles of mathematics, theorems of mathematics, rules of mathematics in biological and medical sciences. Much more literature is now available on this topic, and a number of books is also available nowadays. Actually, in this biomathematics, we apply mathematical concepts in biological sciences. For example, if you apply mathematics in a respiratory system, then this branch of the study is known as respiration mathematics. Similarly, if you apply mathematics in some other fields, the name of that branch can be on the basis of the branch of mathematics and branch of sciences or branch of biological sciences. That is, name is derived from that side. यदि हम बात करें अपने शरीर की, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो इसको एक वंडरफुल मशीन मानते हुए बायोलॉजिकल साइंसेस के रूल्स, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो की संख्या में बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम अपने स्टडी के दौरान लेंगे और उसमें मैथमेटिकल एक्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करें। हमारा शरीर, जैसा कि हम जानते हैं, एक यूनिट है, एक सिस्टम है जिसमें ढेर सब सिस्टम काम करते हैं। जैसे श्वसन की हमारी प्रक्रिया रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, इसी तरह से एक्सक्रेटरी सिस्टम और भी सिस्टम्स हैं। हम केवल एक सेगमेंट की अभी केवल चर्चा करेंगे और मैथमेटिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जब हम एक सब यूनिट या सब सिस्टम के बारे में लेंगे तो उसके गुणधर्म, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या प्रोसेस है, पहले उसको हम स्टडी करेंगे। जो बायोलॉजी में हम छोटी क्लास में पढ़ते भी आए हैं, लेकिन अब यहाँ उन प्रोसेसेस को, उन सिस्टम्स को गणित के प्रयोग द्वारा कैसे समझेंगे, समझाएंगे, दूसरों तक अपनी बात पहुंचाए। जब हम किसी भी सब सिस्टम को फिजिको मैकेनिकल पॉइंट के व्यू से पढ़ेंगे तो उस ब्रांच को हम बायोमैकेनिक्स कहेंगे, या हमने बायोमैकेनिक्स नाम दिया है। और हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स खूब अच्छी तरह से पढ़ा है अपने पीजी क्लासेस में, कहीं कहीं यूजी क्लासेस में भी बेसिक्स पढ़ाए गए होंगे। तो उन सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए
हम बहुतायत फ्लूइड डायनेमिक्स के नियमों का उपयोग करेंगे, सिद्धांतों का उपयोग करेंगे। हम इस बायोमैथमेटिक्स में या इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में हम कोई नया सिद्धांत नहीं ले आते, कोई नया सिद्धांत नहीं बनाते, किसी नए सिद्धांत के बारे में नहीं बात करते, बल्कि जो हमारे गणित के सिद्धांत जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसका उपयोग हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेडिकल साइंस की प्रॉब्लम या और भी डिजीज मैपिंग या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम का सलूशन निकालने, उसे समझने, उसे और आगे बढ़ाने में करें। हमारी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों तक? हेलो? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर, आ रही है। हाँ, ओके। तो कुल मिला के हमारे कहने का मतलब कि जो हमारे पास नियम थे गणित के, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स के हो, चाहे कैलकुलस के हो, चाहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के हो, चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के हो, डिफरेंस इक्वेशंस के हो, उन सब का उपयोग ही हम केवल करते हैं। अब प्रॉपर सिलेबस मेरे पास आ गया है, लेकिन हम पहले इस बात को खत्म कर ले तब प्रॉपर सिलेबस पे चलेंगे। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स यानी फ्लूइड डायनेमिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके बायोलॉजिकल साइंसेज में हम बायोमैथमेटिक्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, और एक एक सेगमेंट में बांटते हुए, क्योंकि एक एक सेगमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप ह्यूमन बॉडी को जानते ही हैं, समझना बड़ा मुश्किल होता है। ढेर सारे रिसर्च हुए, लेकिन जितना भी रिसर्च हुआ वो कमी है। हाल ही में आपने देखा, कोविड के बारे में सुना, इससे पहले नहीं सुना था। लेकिन जब जैसे कोई समस्या आती है, खास करके बायोलॉजिकल साइंसेज में, मेडिकल साइंसेज में, तो उसके निदान के बारे में हमें सोचना पड़ता है। सोचने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की टीम होती हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मेडिकल फील्ड में रिसर्चर्स होते हैं। 50-60 वर्षों से इस टीम में मैथमेटिशियंस और स्टैटिस्टिशियंस भी आने लगे हैं, अपने सिद्धांतों को इनके सिद्धांतों से मैचिंग कराते हैं, उसके आधार पे रिजल्ट निकालते हैं, और फिर उस आधार पर चीजों को परिभाषित करते हैं। और ये काम होता तो रहा है काफी वर्षों, सैकड़ों वर्षों से, लेकिन इधर 50-60 वर्षों से इसमें तेजी आई है। और यही वजह है कि बायोमैथमेटिक्स और मैथमेटिकल मॉडलिंग के पेपर्स आजकल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एवं रिसर्च में इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहली बार इस तरह का सिलेबस 2005-6 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। कोई भी सब्जेक्ट जब शुरू में इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो लगता है कि ये बड़ा टफ होगा, लेकिन जैसे जैसे उसके जिस्ट, उसके सिद्धांतों, उसको, उसके एप्लीकेशन के तरीकों को आप देखते हैं, धीरे धीरे वो चीजें आपके मन मस्तिष्क में बैठती जाती है, और फिर उससे आप परिचित हो जाते हैं। और एक बार जब आपका परिचय हो जाता है, किसी से साक्षात्कार हो जाता है, तो निश्चित रूप से थोड़ा आप
कुछ चीजें शेयर करने में सक्षम होते हैं, ठीक वही चीज शुरू शुरू में बायोलॉजिकल साइंसेस के लोगों को लगता था कि ये मैथमेटिक्स के लोग इस फील्ड में क्या करेंगे, या कर भी लेंगे तो हम कैसे समझेंगे। इस तरह की समस्याएं नेचुरल है आना, या मैथमेटिकल साइंसेस के लोग बायोलॉजिकल साइंसेस में, मेडिकल साइंसेस में अपनी जगह कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, उस मेडिकल कम्युनिटी में, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट की कम्युनिटी में अपने को कैसे फिट बैठाएंगे। इस तरह के सवाल निश्चित रूप से उस समय आए रहे होंगे। समय के साथ इस तरह के प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे कम हुई, क्योंकि दो तरह के विचार, मैथमेटिकल और बायोलॉजिकल, जब आपस में मिले तो कुछ न कुछ आत्मसात किया बायोलॉजिकल साइंसेस के लोगों ने गणित को, और गणित के लोगों ने बायोलॉजिकल साइंसेस और मेडिकल साइंस के सिद्धांतों को। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही और उसके बाद इस ब्रांच का उदय हुआ। जब भी किसी नए ब्रांच का उदय होता है तो छोटी सी प्रॉब्लम से हम अपनी बात शुरू करते हैं, और यदि उसको समझने समझाने में सफल हो जाते हैं तो फिर क्रमशः नए नए पैरामीटर्स को समस्याओं में ऐड करते रहते हैं, जिससे समस्याओं, विशेष करके टिपिकल या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की समस्याओं का समाधान किया जा सके, ऐसा सोचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जब कुछ एप्लीकेशन मैथमेटिक्स का बायोलॉजिकल साइंसेस में कर देते हैं, या बायोलॉजिकल साइंसेस का दूसरे शब्दों में मैथमेटाइजेशन कर देते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने इर्द गिर्द होने वाली मानवीय प्रक्रियाओं के बारे में सोचने लगते हैं कि क्या इन प्रक्रियाओं में भी मैथमेटिक्स का उपयोग किया जा सकता है। ऐसा सोचते, उस पे मनन करते, कुछ हद तक अप्लाई करते हुए हम आगे बढ़ने लगते हैं, और पता नहीं कब हम अपने रियल सिचुएशन प्रॉब्लम का हल पा जाते हैं। कभी कभी हम अपने रियल सिचुएशन प्रॉब्लम का हल प्राप्त करने के लिए उसके छोटे छोटे उससे एसोसिएटेड सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं, और उन सब प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं, और फिर उन छोटे छोटे समस्याओं को कंबाइंड रूप में लिखकर उसके हल के बारे में सोचते हैं, उसके सलूशन के बारे में सोचते हैं। सलूशन मिल जाता है तो उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में सोचते हैं। कभी कभी आप सब प्रॉब्लम्स का सलूशन तो निकाल लेते हैं, लेकिन उनसे मिलकर जो एक प्रॉब्लम बनती है, जो थोड़ी जटिल भी हो सकती है, उस समस्या का हल कभी कभी नहीं निकल पाता है। ऐसी परिस्थिति में
हम मैथमेटिक्स की दूसरी विधा का उपयोग वहां करना सीख लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन थियरी। और अप्रोक्सीमेट रिजल्ट से चीजों को आगे ले चलते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे शेयर करते हैं, जरा एक मिनट हम सिलेबस पे नजर डाल लें। बायो मैथमेटिक्स, हाँ ठीक है। इसमें है रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोसाइंसेज, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ बायो मैथमेटिक्स। अभी मैंने कुछ लिटरेचर मंगाया है, उसके आधार पर हम बायो मैथमेटिक्स में ढेर सारे ब्रांचेस को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे मैथमेटिकल इकोलॉजी, इसमें इकोलॉजी से संबंधित समस्याओं का समाधान गणितीय सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। डेमोग्राफी में भी इस गणित का उपयोग बखूबी किया जाता है, उस ब्रांच को मैथमेटिकल डेमोग्राफी कहते हैं। इकोनॉमिक्स, खास करके बायो इकोनॉमिक्स में भी हम मैथमेटिक्स का उपयोग करते हैं, जिसे हम मैथमेटिकल बायो इकोनॉमिक्स कह देते हैं। मेडिकल साइंस में यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो मैथमेटिकल मेडिकल साइंस का नाम सामने आता है। इवन की एग्रीकल्चर में मैथमेटिक्स का जब उपयोग करते हैं तो इसे मैथमेटिकल एग्रीकल्चर नाम देते हैं। एक्चुअली बायोमैथमेटिक्स की चाहे जो ब्रांच हो, जो विधा हो, उसका बेसिस मैथमेटिकल मॉडलिंग है। मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में हम यहाँ आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको एक पेपर मैथमेटिकल मॉडलिंग का भी पढ़ना है। जब उसका टर्न आएगा तो वहां पे हम मैथमेटिकल मॉडलिंग की चर्चा आपसे डिटेल में कर लेंगे। यहाँ हम बायोमैथमेटिक्स और इससे जुड़े हुए चीजों को ही लेंगे। हम बात कर रहे थे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोमैथमेटिक्स की, 4-5 ब्रांचेस का नाम लिया। ठीक उसी तरह से यदि बॉटनी में, वनस्पति शास्त्र में आप गणित का उपयोग करेंगे तो उस ब्रांच को मैथमेटिकल बॉटनी, जूलॉजी में यदि लेंगे तो मैथमेटिकल जूलॉजी, जेनेटिक्स में लेंगे तो मैथमेटिकल जेनेटिक्स। जेनेटिक थियरी एक अलग ब्रांच होती है जो एडवांस लेवल के बायोमैथमेटिक्स के कोर्सेज में प्रोग्राम्स में रखे गए हैं। मैथमेटिकल टैक्सोनॉमी, मैथमेटिकल इपिडेमियोलॉजी, मैथमेटिकल फिजियोलॉजी, मैथमेटिकल बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिकल बायोफिजिक्स, इस तरह के ढेर सारे ब्रांच हमको मिलते हैं। मैथमेटिकल थियरी ऑफ डिजीज, डिजीज मैपिंग और ढेर सारे ऐसे ही ब्रांच। मैथमेटिकल साइंसेस का जब एप्लीकेशन हम बायोलॉजिकल साइंसेस में कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा हमारा ध्यान आज के डिजिटल एज में भी जाना चाहिए। बिना कंप्यूटर के यहाँ बायोमैथमेटिक्स की के बारे में बात की जाए
थोड़ी बेमनी होगी, इसलिए कंप्यूटर एंड सिमुलेशन टेक्निक्स का सहारा लेते हुए हम अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को आगे ले चलेंगे। यह हमें अपने सब्जेक्ट को और आगे बढ़ाने में काफी सहायता करेगा, कर भी रहा है। जो लोग इस फील्ड में थोड़ा सा अध्ययन किए होंगे, कहीं कहीं पीजी में आपने बायोमैथमेटिक्स या मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ा होगा, तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। अब सवाल ये है कि डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने बायोमैथमेटिक्स को अपने अपने तरह से डिफाइन किया है। वो डेफिनेशन हम यहाँ नहीं बताने जा रहे हैं, हम केवल यही बता रहे हैं कि आप उन डेफिनेशंस को अपने कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा, देखिएगा, जानने की कोशिश करिएगा। और छोटे छोटे सेगमेंट में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? नीड, निश्चित रूप से हम इंसान, यदि हम ये कहें कि स्वार्थी होते हैं, इंसान जाति ही स्वार्थी होती है, तो कोई गलत नहीं होगा। और उस स्वार्थ के नाते ही हम विभिन्न विधाओं को ढूंढने में सफल होते हैं। आप अक्सर देखे होंगे, किसी ग्रुप में, किसी लोकेलिटी में, किसी सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। उनका निदान, कुछ बेसिक प्रॉब्लम का निदान आप स्वयं कर लेते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके शिक्षक उसके निदान के बारे में कुछ हिंट देते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कुछ न कुछ समस्या आ खड़ी होती है, जिसका निदान उस फील्ड में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा समय समय पर किया जाता है। वो व्यक्ति आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई अननोन व्यक्ति हो सकता है, कभी कभी वो कोई बच्चा, कोई किसान, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी हो सकता है। और इस कार्य के लिए तो शिक्षकों को माना ही जाता है कि आपकी समस्याओं के निदान के लिए वो आपका सहयोग करते हैं। आई थिंक इन सब बातों से आप सहमत होंगे, अनुभव प्राप्त किया होगा। उन सारे अनुभवों का हम समन्वित रूप से उपयोग करेंगे और हेलो 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 यस सर। हेलो यस सर। टाइम पूरा हो रहा है क्या? कुछ मैसेज आने लगा है। अपग्रेड हो गया सर, अब टाइम बढ़ गया। लेट हो गया, अपग्रेड हो गया, ठीक है सर, अब कंटिन्यू होगा सर। 2-4-5 मिनट और बताते हैं, क्योंकि हमारा
अभी स्वास्थ्य भी बहुत ठीक नहीं है, इसलिए तो चल रहे हैं। तो कुल मिला के उन सारे अनुभवों को हम साझा करेंगे और उन अनुभवों से कुछ न कुछ नया करने की सोचेंगे। मैथमेटिक्स में वो कुछ नयापन नहीं होगा। हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ सर, आवाज आ रही है, हेलो बोलिए। सर, वी आर हियरिंग सर। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम नया करने को सोचते हैं बायोमैथमेटिक्स में, तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम मैथमेटिक्स में नया करेंगे। हम बायोलॉजिकल साइंसेस के जो प्रोसेसेस हैं, जो सिद्धांत है, उसमें हम मैथमेटिक्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए कुछ नया करेंगे, कुछ नई विधा ले आएंगे, कुछ नए रिजल्ट्स ले आएंगे, जिससे यदि मान लीजिए ह्यूमन बॉडी किसी कारण से डिस्टर्ब है, आई मीन टू से दैट कि यदि इम्बैलेंस ऑफ केमिकल्स है, तो मेडिकल की भाषा में उसे हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बीमार हो गया है। हम किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को पकड़ते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं। वो क्या करता है, सिम्टम्स के आधार पर जो आपने स्टेटमेंट दिया या बाय टेस्ट, वो ये पता कर लेता है कि आपके शरीर में किस तरह की कमी है, किस तरह का इम्बैलेंस है, और मेडिसिन के माध्यम से, चाहे वो पिल्स हो, सिरप हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे कोई प्रोसेस हो जैसे डायलिसिस वगैरह, उनके द्वारा उन केमिकल इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश करता है। केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस करना ही उस डिजीज का निदान होता है, और फिर आप पूर्व की भांति अपने को स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी पेशेंट के की किडनीज फंक्शन करना बंद कर देती है, या कुछ उसमें कमी आ जाती है, तो आप क्या करते हैं उसमें? सबसे पहले जो डिफिकल्टीज आती है उसको आप महसूस करते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, सलाह करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, और फिर उसके निदान के बारे में सोचने लगते हैं। यदि थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप जो भी घरेलू उपचार हो उसके आधार पर उसका निदान करते हो। यदि निदान संभव है तो उस निदान के बाद फिर आप स्वस्थ महसूस करते हो। यदि उन घरेलू उपचारों से निदान संभव नहीं होता तो धीरे धीरे आप मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओर पहुंचने की कोशिश करते हो। जनरल फिजिशियन या जो भी आपके पास उपलब्धता होती है इस फील्ड के एक्सपर्ट्स की, उनके पास जाते हो, अपनी समस्या को शेयर करते हो, और फिर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर या वो डॉक्टर आपका उपचार करता है। उपचार का माध्यम मेडिसिन, पिल्स, गोली, कैप्सूल, टैबलेट या जो भी हो, सिरप, इंजेक्शन, या उसके आगे भी यदि आपने नाम सुना ही होगा, डायलिसिस,
इस तरह के प्रोसेस को वो परफॉर्म करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि अमुक डिजीज किस स्टेज में है या उसका निदान कितने समय में कर लिया जाना है। कभी कभी पिल्स के माध्यम से, टैबलेट और कैप्सूल के माध्यम से उसका निदान हो जाता है, सिरप के माध्यम से हो जाता है, कभी कभी इंजेक्शन के माध्यम से हो जाता है, कभी कभी योगा के माध्यम से भी हो जाता है। योगा योगा ये शब्द जो है हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आजकल। ऋषि मुनियों के बारे में आपने प्राचीन काल में जो ये लोग होते थे, तपस्या वगैरह करते थे, आपने सुना है कितने कितने 100 साल ये जिंदा रहते थे। उसका आधार ढेर सारे थे, लेकिन उनमें से एक योगा भी, यानी योग क्रिया निश्चित रूप से रहा होगा। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि योग के द्वारा अपने शरीर को संतुलित रखा जाए, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ समस्या आ खड़ी होती है। जैसी समस्या वैसे एक्सपर्ट के पास हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम सेकेंड ओपिनियन भी लेते हैं। जब एक डॉक्टर के पास आपने इलाज के लिए जाना शुरू किया और इलाज करते करते लगा आपको कि हमारा तो कुछ सही ही नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे प्रैक्टिशनर्स के पास जाने के लिए सोचने लगते हैं, या अपनी लोकेलिटी, अपने मित्रों, घर परिवार में चर्चा करते हैं कि क्या किया जाए। उस हिसाब से आप सेकेंड ओपिनियन पे जाते हैं। कभी कभी आप थर्ड ओपिनियन पे भी जाना पड़ता है, दूसरे बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ये तो सिचुएशन के आधार पे होता है। जो समस्याएं आती है निश्चित रूप से उसका निदान कुछ न कुछ जरूर होता है। कुछ का अल्प समय में हो जाता है, कुछ का उससे थोड़ा ज्यादा समय, और कुछ का लंबी अवधि। कभी कभी उसका उपचार नहीं हो पाता है। जब उपचार नहीं हो पाता है किसी विधि द्वारा, किसी मेडिसिन द्वारा, किसी सिरप द्वारा, किसी इंजेक्शन द्वारा, तो उसके उपचार के लिए हम किसी नए खोज में लग जाते हैं, और यही नया खोज, नया तरीका, नया अंदाज हमारा रिसर्च कहलाता है। जो लोग बायोमैथमेटिक्स के फील्ड में काम करते हैं, निश्चित रूप से वो नए नए तरीकों की तलाश करते हैं, नए नए ढंग से एप्लीकेशन के बारे में सोचते हैं। प्रॉब्लम चाहे एक हो, उसके कितने संभावित तरीके हो सकते हैं उसका सलूशन निकालने का, इसी को हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी एक आपका पेपर है, जिसमें रिसर्च प्रॉब्लम कैसे आपके सामने आती है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। एक दिन मुझे भी उसमें पढ़ाना होता है,
पता नहीं किस दिन है, शायद ट्यूसडे को है, देख लीजिएगा टाइम टेबल। तो उसमें हम वहाँ कि कैसे जनरेट होगी ये प्रॉब्लम, कैसे मानव मस्तिष्क में ये इस तरह की बातें उठेंगी, कब आप उस फील्ड में सोचना शुरू करेंगे, ये सारी चीजों का समाविष्ट वहाँ जेनेसिस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में किया जाएगा। आज काफी दिनों के बाद मैं पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूं। लगभग 40-45 मिनट हो चुके हैं। मैं सोचता हूं कि अभी ज्यादा पेन न लेते हुए हम अपनी बात यहीं समाप्त कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद भी आपका शायद क्लास होगा 2 बजे से। 2 बजे से क्लास है आप लोगों का? हेलो हेलो, नहीं है सर। नहीं है, रेस्ट है। कितने बजे से? टेस्ट तो 8 बजे ठीक से है, सर, टेस्ट। अच्छा जो भी समय हो आप उससे उस समय जुड़िएगा। लेकिन अपनी बात में अटेंडेंस का क्या तरीका आप लोग अपना रहे हैं, इस पे आप कुछ मैसेज भेज देंगे तो हम समझ जाएंगे। आज फर्स्ट डे था इसलिए अपने आप को बीच में नहीं टोका, लेकिन एक क्राइटेरिया जो अपना रहे हो उसी क्राइटेरिया को आप इसमें भी अपनाइएगा, क्योंकि अटेंडेंस इज इम्पोर्टेंट। 75% एटलीस्ट अटेंडेंस जो है चाहिए।